तो अकॉर्डिंगली यू शुड कंसीडर कि मैं अपनी प्लानिंग जब कर रहा हूँ पढ़ाई की, अभी मैं डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, पीएम के। तो यू कैन प्लान आउट अकॉर्डिंगली कि मेरे को अपने 3 महीने कैसे करने हैं, कैसे कितना सिलेबस कितने टाइम में क्या क्या चीजें खत्म करनी है, किस हिसाब से मुझे अपने आप को एग्जाम रेडी करना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे छोटे टॉपिक से, पहले हम स्टार्ट करेंगे आज प्राइसिंग से, ठीक है। अभी मैं कुछ सीवीपी एनालिसिस, प्राइसिंग, आपके जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, बड़े कंसेप्ट पे धीरे धीरे जाएंगे, ठीक। बच्चे का एक डाउट है कि सर थ्योरी के लिए अपन क्या करें, स्टडी टेक्स्ट की थ्योरी पढ़े या स्टडी अपनी। ओके बच्चों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे we are starting a very important paper at skill level, PM, performance measurement, also called as F5. तो बच्चों थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो मेनली दिस पेपर इज कॉस्टिंग। किस चीज का पेपर है ये? कॉस्टिंग। एक प्रोफेशनल को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एसीसीएस को कई सारी फील्ड में एक्सपर्टाइज चाहिए होती है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे ऑडिट हो। अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, उसी तरीके से कॉस्टिंग में भी हमारा काफी प्रोमिनेंट रोल है। और कॉस्टिंग में आप देखोगे तो कॉस्टिंग हमारे नॉलेज लेवल पे भी आती है, नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं एमए का ये एडवांस पेपर बनता है, पीएम, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। प्रैक्टिकल पेपर है आपका, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है ये वाला पेपर। एनालिसिस तो स्किल लेवल के कोई भी पेपर में एनालिसिस से आप नहीं बच सकते। आप अकाउंट्स में ही देखो, रेशियो एनालिसिस आता है 15-20 मार्क्स का एफआर के अंदर। तो एनालिसिस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ सिलेबस, बट हाँ, कॉस्टिंग इज मेनली प्रैक्टिकल, मेनली कैलकुलेशन। बट एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि ओनली कैलकुलेशंस आए, थ्योरेटिकल डिस्कशंस भी एग्जाम में काफी रहता है। इसका आपका स्ट्रेटेजिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एडवांस पेपर होता है बच्चों, एपीएम, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बहुत कम बच्चे एपीएम देते हैं। जनरली एमए और पीएम तो आपका कंपलसरी पेपर है ही, ये दोनों पेपर आपको देने ही देने हैं। एपीएम आपके लिए ऑप्शनल पेपर होता है। रियली स्टूडेंट गो फॉर एपीएम क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइजेशन हो जाती है। देन स्टूडेंट्स अवॉइड केयर। Generally, there are other specialization like audit and AFM, which are more uh, students friendly and market friendly also, industry friendly also. क्योंकि बहुत सारा जॉब आप देखोगे मार्केट में अकाउंट्स का, ऑडिट का या फाइनेंस का। तो बहुत बड़ा बेसिक से बच्चों इस पेपर को हमें समझना है, इस पेपर की थीम को देखना है डिटेल में। पहली बात, रिसोर्सेस को लेके एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। हालांकि सब बच्चों को पता ही है रिसोर्सेज को लेके, आइदर दे हैव क्लियर नॉलेज लेवल और गिवन एनी पेपर एट स्किल लेवल, तो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपका जो स्टडी टेक्स्ट और किट है वो तो आपको करना ही करना है। उसके साथ साथ एक चीज जरूर बच्चों को करते रहना है। अगर एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो स्टडी है, ठीक है। स्टडी अब सब समझते हो क्या है क्या नहीं है। वंस यू लॉग इन एसीसी, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, यू गेट एक्सेस टू स्टडी हब। पूरा का पूरा आपका प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर पूरा टेक्स्ट है, पूरे किट है, पूरा क्वेश्चंस है। मतलब इतना अच्छा मटेरियल है कि यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर मटेरियल। तो इसको तो आप साइड बाय साइड जरूर करिए क्योंकि एसीसी खुद आपको ये मटेरियल देता है। एक बार को यू आर रेफरिंग कैपलन, बीपीपी, वट एवर मटेरियल यू आर रेफरिंग, वो तो फिर भी अप्रूव्ड है। अब तो एसीसी ने वो भी रिमूव कर दिया, बट दैट इज नॉट द मटेरियल डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एसीसी ना, दिस मटेरियल इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एसीसी। तो इसका क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाता है।
एंड फाइनली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस ऑन प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका एग्जाम सीवी बेस है, कंप्यूटर बेस एग्जाम है, और बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितना हो सके जो स्पेसिफिकली बात मैं उनको बता रहा हूँ जिन्होंने अभी भी नॉलेज लेवल के बाद स्किल लेवल स्टार्ट कर, दे हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन डिफरेंस फ्रॉम नॉलेज एंड स्किल लेवल। जिन बच्चों ने पेपर दिया हुआ है उनके लिए तो ये बातें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एवरीथिंग दे ऑलरेडी नो, ऑल दिस चीज इज अ यूजुअल थिंग फॉर देम। बट जिन बच्चों ने अभी नॉलेज, देखो नॉलेज का क्या है ना, 100% एमसीक्यू है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और इसी ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नॉलेज लेवल पे नहीं होता, स्टडी अब तो नॉलेज लेवल पे भी होता है, स्किल लेवल पे ये नई चीज ऐड होती है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म बेसिकली ये एग्जाम को सिमुलेट करता है। दिस इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच विल गिव यू सिमिलर एनवायरनमेंट के एग्जाम कैसा आएगा वैसा यहाँ पे आपको मॉक्स मिल जाएंगे, प्री मॉक मिल जाता है एग्जाम से पहले, लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर, पास्ट पेपर आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो एसीसी ने खुद ब खुद आपको इतना कंटेंट दे रखा है कि आप चाह के भी अगर इतना कंटेंट कर जाते हो तो चाह के भी फेल नहीं हो सकते। और बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे सुनने में लगता है कि सिर्फ स्टडी हब करना है। आप स्टडी हब के किसी भी पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन हो, वो भी बहुत ज्यादा बता। 400-500 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली यू शुड कंसीडर कि मैं अपनी प्लानिंग जब कर रहा हूँ पढ़ाई की, अभी मैं डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके पीएम के, तो यू कैन प्लान आउट अकॉर्डिंगली कि मेरे को अपने 3 महीने कैसे करने हैं, कैसे कितना सिलेबस कितने टाइम में क्या क्या चीजें खत्म करनी है, किस हिसाब से मुझे अपने आप को एग्जाम रेडी करना है। अल्टीमेटली एग्जाम निकलेगा तो वैल्यू क्रिएट होगी दोस्त, सारा गेम एग्जाम निकलने पे, क्लासेस से नहीं है। आपका सेल्फ स्टडी, आपका खुद का टाइम लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वो सीपीआर वाली बात है ना, कंसेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे बताओ? कंसेप्ट क्लियर होंगे जब आप टाइम दोगे यार, किताबों के साथ थोड़ा बैठोगे। कोई भी चीज को आप कब समझ पाते हो? किसी के समझाने से थोड़ी समझ जाते हो। भाई मैं आपको शादी के बारे में 10 बातें समझा, शादी ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, कुछ अच्छे बता दूं कुछ बुरा बता दूं, जानोगे कब? खुद करें, ये बात तो समझ है। तो वही बात पढ़ाई के साथ भी है। आपको कोई कितना भी अच्छा बता दे, कितना भी अच्छा पढ़ाई समझा दे, आपके लाइफ से रिलेट करा दे, बट आप खुद बैठ के उसको जब तक नहीं बैठोगे ना उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैंने क्या सीखा। और अगर सब बराबर सीख रहे होते बच्चों तो सबके मार्क्स सेम आ रहे होते, सेम ही पेपर में कोई रैंक लेके आ रहा है, कोई बच्चा फेल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, सबका खुद का एफर्ट एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करता है। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, पास्ट से जज मत करो, ध्यान रखो ये, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ। जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन फ्यूचर आपके हाथ में आ जाता है। भाई इतनी लॉस मेकिंग कंपनीज है, मीशो का भी आईपीओ आया, लेंसकार्ट है, और भी कई सारी कंपनीज है, फिर भी इतनी हाई वैल्यूएशन उनको मिलती है, दे आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप समझते हो इतना तो कि एनुअल रिपोर्ट किसी की भी डाउनलोड करके देखोगे तो आपको मीशो में लॉसेस मिलेंगे, लेंसकार्ट में, फिर भी लोग क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है? फ्यूचर की वजह से। आज का कोई पैसा थोड़ी दे रहा है भाई। लेंसकार्ट सबको दिखता है कि प्रीमियम कैटेगरी में एक दिन लेंसकार्ट बहुत बड़ा नाम होगी, एआई में बहुत बड़ा नाम होगी, वो चश्मों में इनोवेशन कर रहे हैं। मीशो देख लो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा उसके अंदर स्ट्रेंथ होल्ड करता है। जो अभी खर्चा हो रहा है टेक्नोलॉजी पे, दे आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, दे आर ऑनबोर्डिंग सेलर्स, बट इट विल गिव रिटर्न इन फ्यूचर। तो उसका पैसा दिया जा रहा है, आपका भी आज का एफर्ट नहीं दिखाई देगा किसी को, बट वो जो आप कंसेप्चुअली आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, डिग्री आएगी, क्वालिफिकेशन आएगी, उसकी वैल्यू समझो। हमें बस एन नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नाउ दे आर अराउंड 15 to 20 लाख पैकेज, जस्ट at the age of 21-22 they cleared their ACCA qualification and 2 to 3 ईयर में वो 15 से 20 लाख के पैकेज पे पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं।
और एसीसी तो देखो फर्स्ट पार्ट है आपकी जर्नी का। एसीसी के बाद लोग सीएफए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन दे आर गोइंग फॉर। तो इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, लटकाना नहीं है। और वो 50, 55, 40, 45 कुछ मतलब नहीं रखता। 45 में फेल हो रहे हो, 55 से पास हो रहे हो, नहीं पेपर समझ आया। इंडिया के कोई भी पेपर से आप कंपेयर करो ना, 40-40% पासिंग रेट बच्चों। लोग मुझसे बोलते सर स्किल लेवल का कोई डिफिकल्ट पेपर हो, कोई इजी पेपर। अरे भाई तुम एक बार देखो, 5% पासिंग रेट है इंडिया के किसी भी आप सीए के पेपर्स में जाते हो, 5 से 10% पासिंग रेट। उसके कंपैरिजन में तो कोई भी पेपर आप एसीसी का प्रोफेशनल लेवल का भी कोई भी पेपर उठा लो, 40%, 30% से कम पासिंग रेट नहीं। गूगल पे चेक कर सकते हो इस बार। और उसमें भी 100 बच्चों में से कितने बच्चे तो एग्जाम में बिना पढ़े बैठते हैं, विदाउट हाफ प्रिपरेशन। ये तो आप समझते ही हो आधी तैयारी, खुद एक्सपीरियंस ले चुके हो, आधी तैयारी का तो पता ही है सब क्या होती है। तो वो फर्क पड़ता है। तो बाकी मैं नॉलेज लेवल के बच्चों को खास ये सुना रहा हूँ बातें, वो जरूर ध्यान रखना कि गलती से भी मत सोचना कि सर नॉलेज लेवल में हम 85 ले आए, 90 ले आए तो स्किल लेवल में भी वही जलवा चलेगा हमारा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आज, ओरिएंटेशन के लेवल पे ही आप चीजों को समझना। थोड़ा सा आपके साथ इस पेपर के नुआंसेस ही डिस्कस करने आया हूँ। तो पीएम एग्जाम सिलेबस को लेके अगर हम बात करें, पहले तो हमारे इस पेपर को समझते हैं, पीएम को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को। ये तो मैंने बता दिया कॉस्टिंग का पेपर है, बट है क्या। तो पहले तो बच्चा आपको पहला चेंज, नॉलेज से स्किल में 3 सेक्शन आएंगे। अब से नॉलेज में 2 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए और बी। अब 3 सेक्शन हो जाएंगे, ए, बी और सी। ए सेक्शन में आपके 15 एमटीक्यूज आते हैं, मतलब 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब सब कुछ हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, या कोई 4 में से एक टिक करो, मैच द फॉलोइंग, देयर कैन बी एनी डिफरेंट ऑप्शंस विल बी देयर। तो ओटीक्यूज है ये आपके। सेक्शन बी में आपकी 3 केस स्टडी रहेंगी बच्चों, 10 मार्क्स की एक। तो एक केस स्टडी दे देगा, उस केस स्टडी पे 5 क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी वन केस स्टडी फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। मान लो वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस से आपको एक केस स्टडी बना के दिया, उसमें बोला कि मटेरियल वेरिएंस निकालो, यील्ड वेरिएंस निकालो, मिक्स वेरिएंस निकालो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंसेस, और 2-4 थ्योरी के क्वेश्चन डाल के, समझे। एंड देन वी हैव फाइनली सेक्शन सी, 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 40 मार्क्स। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपके पास 2 क्वेश्चन, ये एरिया है जो थोड़ा सा चैलेंज बनता है, जो बच्चों ने पहले कभी नहीं कर रखा। ये एरिया आपको एक्सेल पे करना होता है सॉल्व। आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं 20-20 मार्क्स के, एक्सेल या वर्ड प्रोसेसर। राइटिंग पार्ट होगा तो आपको वर्ड प्रोसेसर दिया जाएगा, आपको वर्ड प्रोसेसर पे टाइप करना होगा। कैलकुलेशन है तो एक्सेल पे सॉल्व करनी होगी। इसी को सिमुलेट करने के लिए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है सेक्शन सी के लिए। ए और बी के लिए तो क्या आपको कुछ कंप्यूटर चाहिए, चाहे पेपर पे करो चाहे कंप्यूटर पे करो, एक ही बात है ए और बी। सी के लिए आपको समझना है कि यार किस तरीके से एग्जाम में एक्सेल आएगा, कैसे मुझे यूज करना है, वर्ड प्रोसेसर कैसे। तो 20-20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। जनरली आपके मेन मेन एरिया जहां से आता है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। आपके सिलेबस को आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक, बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, पीएम, और छोटे मोटे अदर टॉपिक्स भी यहाँ पे मान लो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेन टॉपिक ही हो गया। आपका सेक्शन सी हिट करता है, बजटिंग से सेक्शन सी आ सकता है। बस एक ही एरिया इसमें से जिसमें से सेक्शन सी नहीं आएगा, कौन सा, एडवांस कॉस्टिंग। एडवांस कॉस्टिंग टेक्निक्स आपकी जैसे मॉडर्न कॉस्टिंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इन सबसे जनरली सेक्शन सी में क्वेश्चन नहीं आता। बट बाकी सारा एरिया सेक्शन सी में हिट कर सकता है, चाहे बजटिंग हो, चाहे वेरिएंस एनालिसिस हो, डिसीजन मेकिंग हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो। और डिटेल में देखते हैं हमारे सिलेबस को। तो ये देखो, ये आपका पूरा पीएम का सिलेबस है, ये इतने ही टॉपिक है आपके पीएम में, बहुत ज्यादा नहीं है। ऊपर मैंने ग्रुपिंग कर दिया था, ये ग्रुपिंग मैंने मेन मेन हेडिंग में ग्रुप किए हुए हैं। ये डिटेल में आपकी बुक में जो आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो ये चैप्टर्स।
तो कितने चैप्टर लग रहे हैं आपको? 14-15 चैप्टर है मुश्किल से। अभी कर देंगे, कम कर देंगे, इन चैप्टर में से भी कम कर दो कुछ चैप्टर। देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फुल थ्योरी, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स अगेन। तो थ्योरी का मतलब वैसे ही समझ नहीं आती तो पढ़ के भी फायदा नहीं है, और पढ़ोगे, पढ़ने के लिए बोलूंगा तो भी एग्जाम के दिनों में ही पढ़ना है, तो ये तो वैसे ही कोई टाइम पास है। तो ये दो तो अभी मैटर ही नहीं करता कि आप अभी करो या बाद में करो, ये तो आपको एग्जाम टाइम के लास्ट के 1 और 2 वीक में ही इन पे ढंग से ध्यान देना है, वरना सब भूल जाओगे अभी ज्यादा आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम या डाटा एनालिटिक्स पढ़ा तो। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। स्पेशल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक, ठीक है ये टॉपिक। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, प्लानिंग विद लिमिटिंग, प्राइसिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बजटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, एडवांस वेरिएंस। और ये तीनों टॉपिक आपको, हालांकि ये 3 टॉपिक बना रखे हैं, तीनों टॉपिक मिला के एक टॉपिक है पीएम। दिस इज नॉट 3 टॉपिक, दिस इज 1 टॉपिक। हम तीनों एक साथ ही करेंगे जब पीएम पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इट्स 1 होल टॉपिक। जैसे कंसोलिडेशन नहीं होता है फार्म में, कंसोलिडेशन के 4 टॉपिक बना के रखे होते हैं। पीएनएल का कंसोलिडेशन होता है, बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन होता है, अलग अलग देखते आप एफ में, एफ में। तो वो अपन जब कंबाइंड करते हैं तो एक ही टॉपिक है। तो वैसे ये 3 टॉपिक पीएम के बना रखे, बट हैं ये आपस में एक ही टॉपिक। बट जो टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा बच्चों ध्यान देने चाहिए, चाहे आप कैसे भी कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जैसे भी जिस भी मोड में, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आप चाहे अभी लिख लेना अपने पास, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना जब भी कर रहे हो, उनकी प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि वही डुबाते हैं टॉपिक। उनमें सबसे पहले तो कौन सा आ गया? पीएम। पीएम खुद, इसमें बड़ा दिक्कत आता है बच्चों को। ट्रांसफर प्राइसिंग वाला एरिया बड़ा परेशान करता है। तो करो प्रैक्टिस ट्रांसफर प्राइसिंग के, 2 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, खत्म हो जाएगी दिक्कत। जो वीकनेस है ना, उससे भागना नहीं है, उसे उससे फाइट करनी है। पीएम हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आपका बजटिंग, और तीसरा, नहीं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो कोई खास टॉपिक नहीं है, वेरिएंस एनालिसिस। मैं वेरिएंस को भी बहुत ज्यादा खास नहीं मानता हूँ, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर आप मेरे देखो तो मैं पीएम और बजटिंग के अलावा कोई और टॉपिक मानता ही नहीं हूँ कि जो आप थोड़ा सा परेशान हो। हाँ, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन ही बिल्कुल परेशान करती है तो हर चीज ही मुश्किल है। बट ये 2 एरिया हैं, पीएम और बजटिंग, जिनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, जितना करो कम है इनकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन अगर घुमाता है तो यहीं से घुमाता है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों मोटा मोटा पीएम का बेसिक डिस्कशन है। क्लियर है सारी बातें सबको? कोई मन में डाउट तो नहीं पीएम को लेके? देखो, तो अभी हम ना स्ट्रक्चर यही रखेंगे कि अब मैं इनिशियली, पहले मैं बड़े टॉपिक इनिशियली कराया करता था, तो बच्चों के हाल बहुत बुरे हो जाते थे। रेलेवेंट कॉस्टिंग, पीएम, बजटिंग, ये वाले टॉपिक्स में पहले कराया करता था। तो अब मुझे समझ आ गया कि ज्यादा बड़े टॉपिक पहले करा के फायदा नहीं है, खुद का ही नुकसान ज्यादा होता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे छोटे टॉपिक से। पहले हम स्टार्ट करेंगे आज प्राइसिंग से, ठीक है? अभी मैं कुछ सीवीपी एनालिसिस, प्राइसिंग, आपके जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे, बड़े कंसेप्ट पे धीरे धीरे जाएंगे। ठीक, अच्छा। तो बच्चे का एक डाउट है कि सर थ्योरी के लिए अपन क्या करें, स्टडी डेस्क की थ्योरी पढ़े या स्टडी अप की? जहां से समझ आ जाए, जहां तुम्हारे समझ आ जाए वहां से पढ़ लो। स्टडी हब से पढ़ लो या स्टडी टेक से पढ़ लो। देखो, पढ़ने से तो क्वेश्चन क्रैक होगा नहीं, ये तो आप जानते हो, जिन्होंने पेपर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन कोई नया बच्चा पूछे तो बात समझ आए, पुराने बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा होता है स्टडी हब में, वो ठीक है। स्टडी हब का कंटेंट, देयर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा, किसी हर चीज, हर प्रिसाइज, you will find in every book something extra. You will find BPP में सब कुछ एक्स्ट्रा, Kaplan में something is there, स्टडी अप। आप जब भी कुछ भी रेफरेंस कर रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, उसको पढ़ो कंसेप्चुअल, मतलब उसका रट्टा लगाने के हिसाब से नहीं पढ़ो। बात ये है,
उसको समझने के पर्पज से आपको डिफाइन नहीं आएगा। अब बिग डाटा एनालिटिक्स है, बिग डाटा एनालिटिक्स आप में से कई बच्चों ने कई बार पढ़ रखा होगा, बट पता है किसी को क्या कौन कौन से वी होते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स में? वैरायटी, वॉल्यूम, आगे वेलोसिटी। क्या कहते हैं ये? वैरायटी क्या कहता है, वॉल्यूम क्या कहता है, वेलोसिटी क्या कहता है? बिग डाटा के क्या एग्जांपल्स हैं? जब तक आप इनको आपने पढ़ा रटा, वॉल्यूम मतलब यू हाई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने लर्न कर लिया, हो गया। You relate with the Netflix, you relate with Amazon, you will relate with Flipkart. Only then you understand theory in a more exam oriented manner. क्योंकि वो जो टेस्ट करेगा ना वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टेस्टिंग है बच्चा। ये बात मैं कितनी बार रिपीट करूं कम है। द टेस्टिंग इज वेरी कंसेप्चुअल। रेक्टिफिकेशन हमारे इसी से में है नहीं, तो थ्योरी को भी मैं थ्योरी बोलता हूँ बट इट्स प्रैक्टिकल ऑलरेडी। तो कहीं से भी पढ़ो, उस वो मैटर नहीं करता, समझो जितना पढ़ो वो समझो। आपने 10 में से 5 चीजें पढ़ी, बट वो 5 चीजें आपको समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली बची हुई 5 भी क्रैक हो जाएंगी। 5 रटनी है तो बची हुई 5 भी रटनी पड़ेगी। बाकी वी विल डिस्कस, डोंट वरी। अच्छा, बाकी एक बार लिखो अपने नोट्स में, सारे बच्चे हेडिंग बनाओगे एक बार, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। बेसिक्स, हालांकि प्राइसिंग स्टार्ट करना है बट एक जरा सा बेसिक्स बता रहा हूं आपको, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। क्या मतलब है कॉस्टिंग का? हालांकि पेपर का नाम पीएम है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पेपर का नाम कहीं भी कॉस्टिंग नहीं है। मैं इसको कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, पेपर का नाम बहुत अच्छा है और बिल्कुल सही है। कॉस्टिंग और पीएम में बहुत फर्क है। कॉस्टिंग मतलब सिर्फ कॉस्ट निकालना, बट पीएम मतलब कॉस्ट की एनालिसिस भी करना, कॉस्ट को मेजर भी करना। तो पीएम का जो पेपर का नाम है, इट्स फोकस्ड मोर ऑन एनालिसिस, हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट, हाउ टू मैनेज कॉस्ट, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एंड मैं बहुत उसको बेसिक नाम दे रहा हूँ कॉस्टिंग, जस्ट टू सिंप्लीफाई फॉर द टाइम। तो कॉस्टिंग का बच्चों, अच्छा हर किसी को मालूम है हमारे अकाउंट्स में 5 पिलर होते हैं। कौन कौन से 5 पिलर होते हैं? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। वैसे ही कॉस्टिंग के 3 पिलर होते हैं। कभी भी आपको कॉस्टिंग करनी है तो देयर इज 3 पिलर्स इन कॉस्टिंग। फर्स्ट इज मटेरियल, another is labor, and second is other expenses. Other expenses. मुझे अगर कभी भी कॉस्ट निकालनी है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकालनी है, तो बच्चा कॉस्ट बनती है 3 चीजों को मिला के, मटेरियल को, लेबर को और अदर एक्सपेंसेस। जैसे कोई एग्जांपल कोई दे सकता हो क्लास में, तीनों चीजों की समझा सके मेरे को एक एक बात। जैसे चाय की बात करें, मान लो मेरे को चाय की कॉस्टिंग समझनी है। चाय को बनाने में क्या खर्चा आता है, क्या लागत आती है, क्या कॉस्टिंग आती है। जैसे घर में होता है ना, फर्नीचर का काम करा रहे हैं तो अपन देखते हैं कितनी लागत आएगी, क्या खर्चा आएगा। कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं बिल्डिंग का तो देखते हैं क्या खर्चा आएगा। तो कॉस्टिंग इज अ डेली पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप कॉस्टिंग पहली बार कर रहे हो। आप किसी ट्रिप को प्लान करो तो कॉस्टिंग देखोगे नहीं देखोगे? भाई मान लो आप गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो क्या करोगे सबसे पहले? बजट बनाओगे, देखोगे भाई खर्चा मेरा क्या क्या चीज का है। तो वही बात यहाँ भी आती है कॉस्टिंग में। कहता है कि 3 तरीके का खर्चा होता है प्रोडक्ट को बनाने में। पहला, जैसे चाय बनानी है तो सबसे पहले मटेरियल लगेगा। भाई मटेरियल क्या क्या लगेगा चाय बनाने में? मिल्क लग सकता है, और क्या? शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। और टी लीव्स तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाई नशा कैसे होगा इसके? टी लीव्स, ये सब चीजें। और कुछ भी डाल लो, मसाला डाल लो, अदरक डालो, जिंजर डाल लो। तो ये मटेरियल का पार्ट हो गया। ठीक है सर। उसके अलावा चाय
का सामान आने से चाय नहीं बनती, चाय बनाने वाली भी होनी। गलत मत समझ लेना लेबर का मतलब, ठीक। तो लेबर का मतलब क्या है? ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट। भाई इंसानी एफर्ट चाहिए, इंसानी टाइम चाहिए किसी भी काम को करने के। भाई मम्मी पापा घर में अगर आपको चाय बना के दे रहे हैं तो दे टेक सम टाइम इन मेकिंग टी। ऐसा तो नहीं है कि बिना एफर्ट के बन जाती है। तो एफर्ट इज अ कॉस्टिंग, और सबके एफर्ट की अलग अलग कॉस्टिंग है। भाई वो चाय में कौन है फेमस है ना बहुत, अभी भी, पहले तो एमबीए चाय वाला था, अभी है ना, हाँ डॉली चाय। देखो एफर्ट देखो उसकी, वो चाय बनाते बनाते कैसे मतलब प्रेजेंट करता है उसको, दुबई तक जा रहा है वो। तो आप लोगों के पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एसी से करने के बाद भी। तो ह्यूमन एफर्ट, भाई टाइम कितना लग रहा है उसका पैसा है। सर्विस इंडस्ट्री में लेबर का पैसा ज्यादा हो जाता है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल की वैल्यू कम हो जाती है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में मटेरियल की वैल्यू ज्यादा है, लेबर की वैल्यू हो सकता है कम हो जाए। अच्छा सर, ये तो लग गया, मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, इसके अलावा कुछ और भी लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बहुत अच्छा बात बच्चे ने बात बोली, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ध्यान रखना। वैसे मैं इस टॉपिक को भी थोड़ा सा भी ब्रश अप कर दूंगा आपको। खर्चे ना, बिजनेस में खर्चे दो तीन एंगल में होते हैं, बट मैं दो एंगल में डिवाइड करता हूँ। एक होते हैं प्रोडक्शन के खर्चे, एक होते हैं नॉन प्रोडक्शन। ये जितने भी सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये फाइनेंस, सेल, ये सारे नॉन प्रोडक्शन खर्चे हैं। मैं यहाँ पे जब भी बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन के खर्चों की बात कर रहा हूँ, सामान को बनाने में जो खर्चा आता है, सामान को मैनेज करने में, सामान को बेचने में जो खर्चे हैं, उन खर्चों की हम कॉस्टिंग में बात नहीं कर रहे। वो तो सीधा पीएनएल में जाएंगे, वो तो नुकसान है। बट अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो प्रोडक्शन में अपना मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, अदर एक्सपेंसेस, चाय बनाने में चलो सामान आ गया, बनाने वाला बना रहा है, चाय बन रही है, और क्या लग रहा है? तो हो सकता है कि हमने कोई जगह रेंट पे ली हो। अब भाई घर पे तो अपन रेंट नहीं देखते हैं, बट वहीं अगर हम मार्केट प्लेस पे कहीं पे बनाएंगे तो रेंट भी देना पड़ेगा। अच्छा, रेंट लगेगा, जो सामान हम उसको बनाने में यूज कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। और क्या लग सकता है? बिजली, आप इलेक्ट्रिसिटी भी लग सकती है। तो ये वो खर्चे हैं बच्चा जो मटेरियल लेबर में नहीं आ सकते, एक्सेट्रा। जो भी खर्चा मटेरियल लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सारा खर्चा किस कैटेगरी में आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। तो पहले तो बेसिक अपने मन में तसल्ली करो, जिनको ये चीजें पता है उनको तो आइडिया है ही, बट जिसको नहीं पता वो पहले अपने आप को समझाओ कि कॉस्टिंग का ब्रेकअप, कॉस्टिंग स्टार्ट यहीं से होगी, एंड उसकी कितना भी खतरनाक हो, जो बेस है, फंडामेंटल है, पहली लेयर है, वो यही है कि कॉस्टिंग मींस थ्री थिंग्स: मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल मतलब जो सामान लगेगा, भाई बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग में क्या सामान लगता है? ब्रिक्स लगती है, सीमेंट लगती है, डिफरेंट डिफरेंट अदर आइटम्स लग जाते हैं बिल्डिंग को बनाने में। लेबर लगता है, मशीनें लगती हैं, बिजली लगती है मशीनों में। तो वो सारा खर्चा मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस हो जाता है। और आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो कहीं भी समझ जाओगे। कुछ खाना वाना बना लेते हो घर पे? बनाते है कोई? कुकिंग करता है आप में से? करते हो? क्या बनाते हो? सब कुछ? तो ये हॉस्टल वाले बच्चे होंगे जो सब कुछ बना लेते हैं। घर पे रहने वाले बच्चे तो आजकल कहाँ कुछ बना पाते। मैगी आती होती है कि अंडा बना लेते हो? लक्ष्य मैगी बना लेते हो? अब देखो मैगी की बात करें तो मटेरियल लगेगा, सामान चाहिए, मैगी को बनाओगे टाइम चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी चाहिए। तो ये कॉस्टिंग का ब्रेकअप हो जाता है। यहीं पे मैं आगे समझाता हूँ बच्चों को कि मटेरियल को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं बच्चों, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। लेबर को भी आप दो पार्ट में बांट सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड सेम गोज फॉर अदर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो बात करना शुरू करते हैं। पहले लेबर से बात करते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस
जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है डायरेक्ट लेबर है, जो जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है इनडायरेक्ट है, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल देखो, रेस्टोरेंट के अंदर एक शेफ है जो खाना बना रहा है, रेस्टोरेंट में एक शेफ है जो खाना बना रहा है, तो जो बंदा खाना बना रहा है, जो कुकिंग कर रहा है, वो कौन सा लेबर है? डायरेक्ट। बट वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जो मैनेज करता है एंट्री एग्जिट, जो इंश्योर करता है कि किचन में कौन आएगा और कौन जाएगा। तो किचन की एंट्री एग्जिट को जो बंदा मैनेज कर रहा है वो कौन है? देखो, जरूरी दोनों है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, बट ये डिफरेंशिएशन समझ आना चाहिए कि डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे वर्क कर रहा है, और इनडायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। समझे बात को? भाई डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो इनडायरेक्ट लेबर है, बट डॉक्टर खुद कौन सा लेबर है? डायरेक्ट लेबर। तो आपको ये बाइफिकेशन समझना होगा कि हर चीज के दो बार पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेबर खर्चा है, बट लेबर में भी दो तरीके का खर्चा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल भी दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें कैसे समझे हम? डायरेक्ट जैसे हम नाप सकते हैं, तो जो क्वांटिटी डाली, और इनडायरेक्ट जैसे क्वांटिटी नाप। देखो बुक कहती है डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो आइडेंटिफाइबल, जो मेजरेबल, जो आइडेंटिफाइबल है। अगर कोई मटेरियल आइडेंटिफाइबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन कोई फर्नीचर बना रहे हैं, मान लो एक चेयर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक चेयर बनाने में वुड भी लगती है, मतलब लकड़ी लगती है, लकड़ी के अलावा फेविकॉल भी लगेगी उसके अंदर, कई सारे और भी एसेसरीज, छोटी मोटी चीजें उसमें हमें लगाने पड़ेंगे, नेल्स लगाने पड़ेंगे। हर चीज मेजर नहीं हो सकती। हम ठीक है ये मेजर कर सकते हैं कि कितना वुड लग रहा है एक चेयर बनाने में, बट हो सकता है कि फेविकॉल हर हर चेयर में अलग अलग लगती है, किसी में ज्यादा लग रही है, किसी में कम लग रही है, तो फेविकॉल को हम सही से मेजर नहीं कर सकते कि फेविकॉल कितना लग रहा है, तो वहां पे फेविकॉल क्या हो जाएगी? इनडायरेक्टली। जो भी लेबर डायरेक्ट है ना, वो आइडेंटिफाइबल है और मेजरेबल। सॉरी, जो भी मटेरियल डायरेक्ट है वो आइडेंटिफाइबल है और मेजरेबल। आती है बात समझ यहाँ पे? भाई एक एग्जांपल जो अपन करते हैं, जैसे समोसे में आलू, समोसे का मसाला, और समोसे जिस ऑयल में तले जा रहे हैं वो तेल। अब मसाला तो आप हर समोसे में फिल कर रहे हो, फिलिंग डल रही है हर समोसे में इंडिविजुअली, वो मेजरेबल है, डायरेक्ट है, कितनी फिलिंग डल रही है। बट जो ऑयल है उसमें एक समोसा बन रहा है, मल्टीपल समोसे बन रहे हैं, मल्टीपल बन रहे हैं, और वो ऑयल कितना एक समोसे पे लग रहा है वो मेजरेबल भी नहीं है। तो इस वजह से वो मटेरियल क्या हो गया? इनडायरेक्ट। वैसे ही बच्चों अदर एक्सपेंसेस होते हैं आपके, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, हालांकि मोस्टली इनडायरेक्ट ही होते हैं, डायरेक्ट बहुत कम होते हैं, जैसे रॉयल्टी हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, बहुत कम एग्जांपल है डायरेक्ट के। जनरली मोस्ट ऑफ द अदर एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं है ना वो, आप रेंट पे कर रहे हो, किसी एक समोसे के लिए थोड़ी पे कर रहे हो, मल्टीपल समोसा बनाने के लिए पे कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन है वो एक पे नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक पे नहीं लग रही है, मल्टीपल मशीनें चल रही है, एक साथ सब पे लग रहा है। तो बहुत रेयर होता है कि अदर एक्सपेंसेस हम कहें कि डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, हमेशा क्या है ये? इनडायरेक्ट। एक पे ना लग के ग्रुप पे लगते हैं। यहाँ पे फंडा ये कहता है कि जितने भी डायरेक्ट हैं, जो भी डायरेक्ट पार्ट है बच्चों, उसको हम बोलते हैं, हमारे कॉस्टिंग में एक नाम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट पार्ट का एक नाम देते हैं सारे इनडायरेक्ट को, ओवरहेड्स। तो आप ये कभी ओवरहेड वर्ड बहुत सुनोगे कॉस्टिंग के अंदर, ओवरहेड ओवरहेड। जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ कि ओवरहेड का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ऑल थ्री कम्स टुगेदर आर कॉल्ड एज ओवर दैट। ऐसे खर्चे जो सर के ऊपर से जाए, ओवरहेड। और प्राइम कॉस्ट मतलब मेन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंस आर द मेजर कॉस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब सबसे महंगी कॉस्ट कौन सी है?
सबसे जरूरी कॉस्ट कौन सी है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब मेजर कॉस्ट। तो यहां तक बात सब बच्चों को समझ आती है कि कॉस्टिंग के अंदर हमारा 3 बाइफरकेशन हो गया बच्चों, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस का। मटेरियल का मतलब सारा खर्चा, वो जितना भी सामान लग रहा है वो सब किसमें आ जाएगा? मटेरियल। जो भी सामान कंज्यूम कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को बनाने में, मटेरियल में आ जाएगा। लेबर में आ जाएंगे हमारे एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, ऑल एफर्ट्स, जो भी इंसानी मेहनत है। अदर एक्सपेंसेस, उसके अलावा कुछ है तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। फिर इनको फर्दर बाइफरकेट किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट पार्ट इज प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट पार्ट इज ओवरहेड। एक लास्ट चीज और समझ लेना, एक और तरीके से कॉस्ट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं, बस इतना सा और बात समझना, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। देखो, कॉस्ट को समझने का एक और तरीका भी है कि आप कॉस्ट को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेरिएबल या फिक्स्ड। आप देखो तो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इन दो तरीके से होती है, या तो वेरिएबल होती है या फिक्स्ड। जैसे ऊपर मैंने जितनी भी कॉस्ट की बात करी, इसमें कुछ वेरिएबल होंगी, कुछ फिक्स होंगी। जरा रेंट बताओ, रेंट कैसी है, वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स क्यों है? रेंट फिक्स रहेगी। आप सामान चाहे कम बनाओ, सामान ज्यादा बनाओ, रेंट तो उतना ही जाना है, तो रेंट अपना किस कैटेगरी में आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या हुआ? जनरली जैसे मान लो पर आवर का लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, तो वो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के पैसे देने हैं। बिजली हो गई, जनरली बिजली को वेरिएबल कॉस्ट में आप डाल सकते हो, क्योंकि जितना चलेगा उतना लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वही है, जैसे खाने का कॉस्टिंग है। आप भाई किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप 1 प्लेट ऑर्डर करोगे तो 1 प्लेट का बिल देना है, 2 ऑर्डर करोगे तो 2 का बिल देना है। जितना ज्यादा आप ऑर्डर करोगे उतनी आपकी बिलिंग बनेगी, जितनी ज्यादा कंजम्पशन करोगे, नहीं करोगे तो कोई बिल नहीं आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है आपकी एक्टिविटी पे। आप जितनी एक्टिविटी करोगे उतना वेरी करेगा। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी, इट विल नॉट वेरी। आप करो या ना करो, ये कॉस्ट सेम रहती है, इट विल नॉट चेंज। तो दोनों को जोड़ के हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकला जाता है।